हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं नवीन शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारी भारतीय इतिहास की कक्षाएं चल रही हैं। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तो बच्चों, आज हम जो बात करने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन की बात आज हम करेंगे कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से यूरोपीय कंपनियां भारत की तरफ अग्रसर हुई। चलिए कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि वो किन कारणों से यूरोपीय कंपनियां भारत की तरफ अग्रसर हुई, तो हमें पहले समझना होगा कि उस समय की कंडीशंस क्या थी, उस समय की परिस्थितियां क्या थी। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात करेंगे जो ये ब्रिटिशर्स का एडवेंट हुआ है या आगमन जो हुआ है, चाहे वो अंग्रेजी कंपनी हो, पुर्तगाली कंपनी हो, उस आगमन के कारण क्या थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवेंट, रीजन ऑफ एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज। तो बच्चों थोड़ा समझिएगा, अगर आप हल्का सा ध्यान दें तो आप पाएंगे कि उस समय यूरोप में भारतीय मसालों की मांग बहुत अधिक थी। अगर मैं इसके कारणों की बात करूं तो पहला कारण क्या होगा, भारतीय मसालों की मांग। तो आप बच्चों समझ पाएंगे कि उस समय यूरोप में भारतीय मसालों की मांग बहुत अधिक थी और उन मसालों की मांग को अरब के व्यापारी यूरोप ले जाकर पूरा करते थे, लेकिन फिर भी वह मांग ठीक से पूरी नहीं हो पा रही थी। तो इस कारण से यूरोप के बाज़ार में भारतीय मसालों की जो कीमतें थी वो बहुत अधिक ऊंची थी। इस कारण से यूरोप का हर व्यक्ति इन मसालों को अफोर्ड नहीं कर पा रहा था या ले नहीं पा रहा था। बच्चों, दूसरी जो सबसे बड़ा इसका रीज़न था, तो आप समझ पाएंगे कि उस समय आप देखेंगे कि 15वीं शताब्दी जो है वो यूरोप में पुनर्जागरण का काल है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से भारत में एक पुनर्जागरण आंदोलन हुआ 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के एंडिंग फेज में, उसी प्रकार का एक पुनर्जागरण यूरोप में हुआ 15वीं शताब्दी के अंदर। आप देखेंगे कि इस पुनर्जागरण से क्या हुआ, लोगों के मध्य ईसाइयत की भावना का विकास हुआ। ईसाई धर्म में जो आई हुई कुछ बुराइयां थी उनको दूर किया गया। पोप के शासन में या पोप का जो या जार का जो नियंत्रण था उसमें कमी आई और इस प्रकार से क्या होने लगा, ईसाई समाज एक बंधुता के दायरे में बंधने लगा और इस बंधुता ने उन जख्मों को फिर से हरा किया कि भी क्रूसेड बैटल में उनकी हार हुई है। तो वो चाहते थे कि अब इस क्रूसेड बैटल का या मतलब बेसिकली उनकी हार का वापस से बदला लिया जाए और उसके लिए ईसाई धर्म का प्रचार किया जाए। बच्चों, अगर हम थोड़ा सा तीसरा रीजन देखने की कोशिश करें तो आप देख पाएंगे कि यूरोप की समृद्धि। यूरोप का बाज़ार काफ़ी समृद्ध था। यूरोप के देशों के पास काफ़ी अधिक मात्रा में पैसा था। अब उस पैसे से वो चाहते थे कि दुनिया की जो बेहतरीन चीज़ें हों वो उनके पास हों। ऐसे में उनको आवश्यकता थी पूरे यूरोप के या यूरोप से एशिया के बाज़ार को अपने हाथ में लेने की। इस कारण से उन लोगों ने कोशिशें की कि किसी भी प्रकार से जो व्यापार है, खासकर भारतीय मसालों का व्यापार, कपड़े का व्यापार या अन्य जो व्यापार है, उसको वो अपने हाथों में ले सकें। बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं रीजन की बात करूं तो आपको पता होगा उस समय रोमन में एक एम्पायर था जिसका नाम था बैजेंटाइन एम्पायर, और बैजेंटाइन जो लोग थे उनकी ऑटोमन्स के द्वारा हार हुई और ऑटोमन साम्राज्य सत्ता में आया। तो बच्चों, ऑटोमन साम्राज्य आप समझते ही हैं एक मुस्लिम साम्राज्य था। इस कारण से इस साम्राज्य ने अब व्यापारिक मार्ग जो था यूरोप और एशिया, मतलब यूरोप का और एशिया का, वो व्यापार का जो मध्य मार्ग था वो ऑटोमन के हाथों में आ गया। ऐसे में भारत से माल खरीदने वाला अरब व्यापारी, उस माल को यूरोप में ले जाके बेचने वाला अरब व्यापारी। अब उन अरब व्यापारियों को तो उसका लाभ मिला क्योंकि ऑटोमन्स ने उनसे काफ़ी कम मात्रा में कर वसूले, लेकिन अन्य व्यापारी, चाहे वो गुजराती व्यापारी थे, चाहे वो इजिप्ट के व्यापारी थे, लेकिन उनके हाथों से अब ये व्यापार छिन गया। ऐसे में जो ईसाई समाज था वो चाहता था कि कैसे भी करके इस ऑटोमन साम्राज्य से व्यापार जो है वापस अपने हाथों में लाया जाए। इस कारण से बच्चों उन्होंने कोशिश की कि अगर हम स्थलीय मार्ग से भारत नहीं आ सकते तो क्यों ना
समुद्री मार्ग की खोज की जाए। तो ऐसे में उन्होंने कई साहसिक यात्राएं की और एक ऐसे मार्ग की खोज करने की कोशिश की जो यूरोप को सीधा भारत से जोड़ दे। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस एडवेंट के कारण क्या थे। तो मसालों की मांग, यूरोप में आया पुनर्जागरण, यूरोप की समृद्धि, ऑटोमन साम्राज्य। ठीक है, तो इन सभी पॉइंटों को मिलाकर आप इसका आंसर तैयार कर सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन एक शॉर्ट वे में आ जाता है कि भाई ऐसे क्या कारण थे कि यूरोपीय जो कंपनियां हैं वो भारत की तरफ अग्रसर हुई, तो आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये जो एडवेंट है इसके लिए कौन कौन से कदम बढ़ाए गए। कुछ कदम बच्चों एकदम तो इतना आसान नहीं था कि आप समुद्री जहाज़ लेके निकलेंगे और भारत तक पहुंच जाएंगे। तो कुछ कदम थे जो उठाए गए हैं, उन कदमों के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि कौन से कदम थे। तो बच्चों इसमें जो सबसे पहला कदम था, अब देखिए बच्चों समझना, यूरोप में दो प्रकार के देश हैं उस समय। एक तरफ है स्पेन और पुर्तगाल जो कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं। वो क्रिश्चियन धर्म को सबसे सुप्रीम मानते हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया भर में क्रिश्चियन धर्म का प्रसार हो। दूसरी तरफ अन्य धर्म, अन्य मतलब देश हैं यूरोप के जो क्रिश्चियन तो हैं लेकिन उनके अंदर वो ऑर्थोडॉक्स वाली भावना नहीं है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मसाला लाकर बेचने वाला व्यापारी कितना लाभ कमा रहा है और वो कौन है। तो समझिएगा, तो ये जो भावना है या जो कदम है कि भाई समुद्री मार्ग की खोज की जाए, ये पहले आपको देखने को मिलेगा स्पेन में और पुर्तगाल में। तो थोड़ा सा समझिएगा, पुर्तगाल के एक युवराज हैं जिनका नाम है हेनरी, प्रिंस हेनरी। आपको पता होगा इन्हीं को हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। होता क्या है बच्चों, वहाँ के पुर्तगाल के एक प्रिंस हैं, मतलब ये जो प्रिंस हैं हेनरी द नेविगेटर, उनको एक बुल मिलता है। बुल जिसको आप हिंदी में बैल के नाम से जानते हैं। एक बैल मिलता है किसके द्वारा? पोप निकोलस फिफ्थ के द्वारा। तो ये पोप निकोलस जो फिफ्थ हैं, इन्होंने एक बुल दिया है किसको? हेनरी द नेविगेटर को। अब बेटा आप जानते हो बुल किसका प्रतीक होता है? बुल प्रतीक होता है कॉन्कर्ड का, कि जाओ और संसार को जीत लो। तो बच्चों ये बुल जो दिया गया, इस बुल को पाने के बाद हेनरी द नेविगेटर को लगा कि अब उसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो समुद्री यात्राएं करें। तो हेनरी द नेविगेटर ने अपने देश के लोगों से कहा कि अब समय आ गया है, अब हमें कुछ साहसिक यात्राएं करके उन स्थानों की खोज करनी है जो लोगों की निगाह से या लोगों के सामने अभी भी नहीं आए हैं। तो आपको नई नई यात्राओं पर निकलना है। तो बच्चों समझिएगा, इस समय दो बड़ी अच्छी स्थितियां थी यूरोप के अंदर। एक तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ था, नेविगेशन टूल्स। बेटा बिना नेविगेशन के तो आप किसी स्थान पर जा ही नहीं सकते। आज भी देखते होगे आप, मोबाइल हमें कहीं यात्रा करनी होती है, मोबाइल में डेस्टिनेशन डालते हैं और नेविगेशन स्टार्ट हो जाता है और आसानी से चले जाते हैं। तो नेविगेशन। दूसरा बेटा जो सबसे अच्छी चीज़ थी यूरोप में वो हुई शिप बिल्डिंग। अब बड़े बड़े पानी के जहाज़ बनने लगे थे जिनसे लंबी यात्राएं आसान हो गई थी। और एक बच्चों एग्रीकल्चर का बहुत अधिक डेवलप हो चुका था। अब बच्चों एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से क्या होता है कि सबसे पहले तो भोजन जो है वो आप अपने लिए चाहते हो कि अनाज को उगाया जाए, लेकिन जब एक अच्छी मात्रा में अनाज पैदा होने लगता है तो अब आवश्यकता होती है उस अनाज को बेचने की, और उसके लिए आपको आवश्यकता पड़ती है बाज़ार की। तो बच्चों अब यूरोप के देश एक आवश्यकता महसूस कर रहे थे कि उनके पास ऐसे बाज़ार हों जहां पर वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेचें और वहां से वहां के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीद सकें। आप देखोगे बच्चों उस समय तक ज़्यादातर जो व्यापार है वो अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली पर या इस तरह के सिस्टम पर चल रहा है। तो बेसिकली कोशिश यही थी कि इस व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। तो इस कारण से भी यूरोपियों को भारत और अन्य देशों की तरफ अग्रसर होना पड़ा। ठीक है बच्चों, अब इस पॉइंटों में सबसे बड़ा एक पॉइंट आया जब एक पुर्तगाल के नाविक थे जिनका नाम था बार्थो लोमी डियाज। बच्चों इस नाम को थोड़ा सा आपको याद रखना है, बार्थोलोमी डियाज। मैं नाम को दोबारा से लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बार्थोलोमी
डियाज। तो बच्चों आपको इस नाम को याद रखना है। बार्थोलोमी डियाज जो है, इन्होंने क्या किया, एक साहसिक यात्रा की। और इन्होंने क्या किया, अगर आप उस समय के विश्व मैप को देखें या मैप को देखेंगे तो आप पाएंगे कि अफ्रीका का जो सबसे निचला छोर है, अगर आप यहाँ से इस रूट से को फॉलो करते हुए आएँ तो यहाँ से आप भारत आ सकते हैं। तो ये जो स्थान है बच्चों, इसकी खोज बार्थोलोमी डियाज ने की और इन्होंने इसको नाम दिया कैप ऑफ गुड होप। आपको ये याद रखना है, उन्होंने इस स्थान को नाम दिया है कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि कैप ऑफ गुड होप जो है, ये स्थान की खोज किसने की थी। बच्चों इसी कैप ऑफ गुड होप को आप अपनी हिंदी किताबों में कई बार उत्तरमाशा अंतरीप के नाम से जानते हैं। इसी स्थान को बच्चों उत्तरमाशा अंतरीप के नाम से जाना जाता है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, उत्तरमाशा अंतरीप की खोज किसने की थी। ठीक है, ये खोज बार्थोलोमी डियाज ने की थी। ठीक है, और बच्चों ये खोज कब की गई थी, तो ये 1488 में ये खोज की गई थी। आपको इन पॉइंटों को याद रखना है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। बार्थोलोमी डियाज जो पुर्तगाल के एक निवासी थे, इन्होंने क्या किया, उत्तरमाशा अंतरीप की खोज की, जिसको इन्होंने नाम दिया कैप ऑफ गुड होप। 1488 में ये खोज की गई थी। इसी जगह को बेटा, ये जो ये प्लेस है, इसी को कई बार स्टॉर्मी आइलैंड के नाम से, तूफ़ानी अंतरीप के नाम से भी जानते हैं, तूफ़ानी अंतरीप। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। बच्चों अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। उम्मीद रहेगी कि ये क्लास आपको रेगुलर मिलती रहेगी। ठीक है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें। चलिए बच्चों, तो देखिएगा 1492 में एक बड़ी घटना घटित होती है। एक यूरोप, बेसिकली देखा जाए तो स्पेन के एक नाविक हैं जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस, आपको मालूम होना चाहिए बेटा क्रिस्टोफर कोलंबस क्या हुआ, ये भारत आने के लिए निकले, लेकिन किस्मत थोड़ी ख़राब थी। अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप तक ये पहुँचे और यहाँ से इन्हें इस रास्ते से भारत आना था, लेकिन हुआ क्या, गलती से रास्ता भटक गए और इस रास्ते पे निकल गए। और इन्होंने कुछ छोटे आइलैंड्स की खोज की, कुछ स्मॉल आइलैंड थे जिनको इन्होंने नाम दिया वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज, ठीक है। इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए बाद में ये अमेरिका पहुँचे, यूएसए। आपको मालूम होगा उस समय इन्हें लगा था कि ये भारत आ गए हैं, लेकिन जब वहाँ की परिस्थितियाँ वगैरह इन्होंने देखी तो इनको लगा कि नहीं, ये कोई अलग स्थान है। लेकिन पहले आभास था कि ये भारत है, इसलिए वहाँ के लोगों को इन्होंने रेड इंडियन नाम दिया था। आपको याद रखना है, अमेरिका के मूल निवासी जो उस समय वहाँ थे, उनको रेड इंडियन नाम किसने दिया था, उसको नाम क्रिस्टोफर कोलंबस ने दिया था। लेकिन बाद में आपको पता होगा बेटा, एक इटालियन ट्रैवलर हैं, इटालियन स्कॉलर हैं, जिनका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी। उनके नाम पर अमेरिका नाम इस स्थान को दिया गया। तो बच्चों 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस की ये यात्रा हुई। अक्सर बच्चों आपसे क्रिस्टोफर कोलंबस के पानी के जहाज़ का नाम पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है सेंटा मरिया, या सेंटा मरिया उनके पानी के जहाज़ का नाम था। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में बन जाते हैं कि कोलंबस की साहसिक यात्रा कब हुई, उनके पानी के जहाज़ का नाम क्या था, उन्होंने किस स्थान की खोज की। ठीक है, और ये अमेरिका को जो अमेरिका नाम है वो किसके नाम पर दिया गया है, वह व्यक्ति किस देश से बिलोंग करता था। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलते हैं। अब बच्चों देखोगे कि ये जो नई साहसिक यात्राएं हैं वो स्पेन और पुर्तगाल के लोग कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने क्या किया, एक संधि की आपस में, जिसका नाम है बेटा ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास। बेटा ये जो संधि है इसके नाम को थोड़ा सा याद रखना, टोर्डेसिलास। ये बच्चों किस किस के बीच हुई है, ये समझौता बेटा स्पेन व पुर्तगाल के बीच हुआ है। थोड़ा सा आपको याद रखना है। इस समझौते में ये डिसाइड किया गया कि इधर का जो क्षेत्र, आपस में जो क्षेत्र है, उस जो नया, जिसको नई दुनिया का नाम दिया गया है, जो नए आइलैंड और नए स्थान की खोज हुई अमेरिका वगैरह की, क्यों ना इसको आपस में बांट लिया जाए। ठीक है,
तो एक काल्पनिक रेखा मानकर उसके मतलब दाएं और बाएं के क्षेत्र को स्पेन और पुर्तगाल ने आपस में बांट लिया। आपको पता होगा बच्चों, बाद में इस संधि में जो ब्रिटेन है वो भी शामिल हो जाएगा, या सॉरी इंग्लैंड जो है वो भी संधि का पार्ट बनेगा। आगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अब बात करते हैं बेटा, जिसने पूरे भारत की रूपरेखा को या हमारे इतिहास को काफ़ी बदला। 1498 का समय था। एक और नाविक अपनी साहसिक यात्राओं पर निकला। ध्यान दीजिएगा बेटा, 1498, व्यक्ति का नाम है वास्को डी गामा। बेटा वास्को डी गामा पुर्तगाल से संबंधित थे और आपको पता होगा कि 17 मई 1498, कुछ बुकों के अनुसार 20 मई 1498 को, ठीक है, ये अपनी साहसिक यात्रा पूरी करके भारत पहुंचे। आपको मालूम होगा जब ये अफ्रीका के सबसे निचले क्षेत्र कैप ऑफ गुड होप पर पहुंचे तो ये भी अपना रास्ता भटक गए थे, लेकिन उस समय इनकी किस्मत बड़ी अच्छी थी कि इनको एक गुजरात का व्यापारी मिला जिसका नाम था अब्दुल मुनीद। कई बुकों में बेटा अब्दुल है, कई बुकों में अब्दुल है, इसी के अलावा कई बुकों में मुनीज है, कई बुकों में मुनीद है। तो आप नाम से डरना नहीं है आपको, अब्दुल मुनीद हो या अब्दुल मुंजीद हो, ठीक है। इन्होंने इसकी मदद की और इस रास्ते से ये कालीकट पहुंचा। तो बच्चों कई बार क्वेश्चन आता है वास्को डी गामा किसकी मदद से कालीकट पहुंचा, तो आपका उत्तर हो जाएगा अब्दुल मुनीद की मदद से, ठीक है। बच्चों ये पिछली बार एक क्वेश्चन एसएससी में आ चुका था, तो उस समय इन्होंने इसका आंसर अब्दुल मुनीद दिया था। तो इसी नाम पे को जो ज़्यादातर आजकल जो मॉडर्न इतिहासकार हैं वो इस नाम को ज़्यादा मानते हैं। आपको थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। जिस समय बेटा ये कालीकट पहुंचता है उस समय कालीकट में हिंदू राजशाही थी। एक हिंदू राजा थे जिनका टाइटल था जैमोरिन। बच्चों जैमोरिन किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जैसे आपने देखा होगा लुई एक उपाधि होती है जो फ्रांस में रखी गई थी राजाओं के द्वारा, इसी प्रकार से जैमोरिन भी एक उपाधि नाम है जो कि कालीकट के हिंदू राजाओं ने अपने लिए रखा था, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये एक उपाधि है, ठीक है। तो इस प्रकार से वास्को डी गामा भारत आता है। अब बच्चों एक झूठ जो हम सबसे फैलाया गया, कई बार आप पढ़ते होंगे किताबों में लिखा होता है कि भाई जो वास्को डी गामा है उसने भारत की खोज की। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की तो कोलंबस ने अपने इतिहास में कैसे लिखा कि अमेरिका के जो लोग हैं वो रेड इंडियन हैं, अगर वो इंडियन नाम नहीं जानता था तो। इसके अलावा आपको पता होगा कि भारत और अंग्रेज़ों का संबंध, यूरोपियों का संबंध इस यात्रा से शुरू नहीं हुआ। बहुत सारे यूरोपीय लोग हैं जो भारत आते थे, स्थलीय मार्ग से भारत की यात्राएं करते थे। तो बच्चों ये कहना तो सही है कि वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की, लेकिन ये कहना कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की तो ये तो केवल एक मजाक होगा, क्योंकि भारत का इतिहास अंग्रेजी इतिहास से भी काफ़ी पुराना है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो यहाँ तक हमने ये समझा कि किस प्रकार से अब्दुल मुनीद की मदद से वास्को डी गामा भारत आए। अच्छा बच्चों, एक झूठ और कहा जाता है कि भारत में शिप बिल्डिंग नहीं थी, भारत के लोग जो छोटी नाव होती हैं वो चलाते थे। तो बच्चों एक चीज़ देखिए, अगर आप विश्व मैप को अपने माइंड में एनालाइज करें तो बच्चों पानी के फ्लो को अगर देखा जाए या जल के फ्लो को देखा जाए तो क्या कोई व्यक्ति भारत से कैप ऑफ गुड होप जा सकता है व्यापार करने बिना किसी अच्छे पानी के जहाज के? बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चों इसका मतलब साफ है कि अंग्रेज़ों ने जो हमें बताया है वो कोरा झूठ है। भारत में काफ़ी शिप बिल्डिंग थी। ये कहना कि भाई अंग्रेज़ों ने या पुर्तगालियों ने आकर भारत में शिप बिल्डिंग शुरू की, हाँ उन्होंने शिप बिल्डिंग को प्रोत्साहन दिया, शिप बिल्डिंग के कई सेंटर उन्होंने हब बनाए, ये ठीक है। लेकिन ये कहना कि भारत में कुछ था ही नहीं। और खुद सोचिए बच्चों कि भारत में, दक्षिण भारत में आपको चोल, चेर, पाल, पंडे जैसे एम्पायर मिलेंगे। इसके अलावा आपको विजयनगर साम्राज्य मिलेगा जिनका राज्य जो था जकार्ता इंडोनेशिया तक था। तो बिना पानी के जहाज के वहाँ तक व्यापार कैसे होता था? और अगर बच्चों भारत में पानी के जहाज नहीं थे तो हड़प्पा की मोहरों में पानी के जहाज का स्टैंप कैसे मिल जाता है?
तो ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो हमेशा राइज होंगे। चलिए तो अपनी कक्षा को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर बच्चों आपको कक्षा पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। चलिए अब समझिए बच्चों, तो जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा तो कालीकट में बेटा उस समय जो हिंदू राजा हैं जमोरीन, उसने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से आए थे और पहले ऐसे नागरिक हैं जो समुद्री रास्ते से भारत आए हैं, यूरोपीय हैं, ठीक है, इसलिए उनका स्वागत किया गया। लेकिन बच्चों उस समय आप देख सोचिए कि उस समय कालीकट में बहुत सारे अरबी व्यापारी हैं, गुजराती व्यापारी हैं, उन या मिस्र के व्यापारी हैं, उन सबको ये लगा कि अगर यूरोपीय लोग सीधे ही भारत आने लगे तो उससे तो उनका पूरा व्यापार ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में उन लोगों ने कोशिश की कि कैसे भी वास्को डी गामा को भारत में ही मार दिया जाए, और कम से कम 3 से 4 बार वास्को डी गामा को मारने की कोशिश की गई, लेकिन वह व्यक्ति किस्मत का धनी था, बच गया। और आपको मालूम होना चाहिए कि भारत से काफ़ी बड़ी मात्रा में मसाले और अन्य चीज़ें लेकर वो अपने देश पुर्तगाल गया, और आपको मालूम होगा एनसीईआरटी जो बोलती है उसके अनुसार उसको 60 गुना और कई अन्य पुस्तकों के अनुसार उसको 100 गुना लाभ हुआ, और कुछ समय के लिए पुर्तगाल की जो राजधानी है लिस्बन, वो पूरे यूरोप का एक बिजनेस हब बन गया। अब बच्चों जब एक ऐसी साहसिक यात्रा होती है और उसके बाद इतना अधिक लाभ कमाया जाता है तो बाकी लोगों के मन में भी इच्छा पनपती है कि हम भी एक ऐसी ही यात्रा पे जाएं और इतना ही लाभ हम भी कमाएं। तो बच्चों ऐसे में क्या हुआ, पुर्तगाल की सरकार से काफ़ी सारे लोगों ने अनुरोध किया कि हमें भी वहाँ जाने का मौका मिले और हम सब भी इस प्रकार से एक साहसिक यात्रा कर सकें। तो बच्चों समझिएगा, इस यात्रा के बाद में जो परिवर्तन आया वो ये था कि 1500 में ही एक और पुर्तगाली मिशन जो था वो भारत भेजा गया। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है, पुर्तगाली मिशन भारत भेजा गया। इस मिशन को बेटा पेड्रो अल्वारेज क्रेबल ने लीड किया। अब बच्चों जब ये मिशन भारत आया तो जो झंझनाहट थी या जो एक तरह से अंदर बसी हुई कुंठा थी जो गुजराती व्यापारी थे, अरबी व्यापारी थे, उनके बीच में, तो ऐसे में अरबी कंपनी से पुर्तगालियों का एक छोटा सा युद्ध हुआ, जिसमें पुर्तगालियों ने एक अरबी जहाज़ को पकड़ा, अरब के जहाज़ को पकड़ा और उसे जमोरीन को गिफ्ट कर दिया। अब आप सोचिए कि जब कोई नई कंपनी आती है, अच्छे बचे लाभकारी योजनाएं लेकर आती है, ऐसा ही यहाँ पर हुआ। और क्या किया गया, बेसिकली जमोरीन को गिफ्ट प्राप्त हुआ। जमोरीन काफ़ी खुश हुए और भाई उन्होंने कंपनी को अधिकार दे दिया कि अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी फैक्ट्री भारत यहाँ मतलब जो उनका क्षेत्र है उसमें वो अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो पुर्तगाली तो इस मौके की तलाश में थे। और आपको पता होगा बच्चों 1500 में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री लगाई गई। अब बच्चों क्वेश्चन आएगा, पहली पुर्तगाली फैक्ट्री जो है वो कहाँ लगाई गई, तो बच्चों आपका उत्तर होगा कालीकट में। 1502 में बेटा दूसरी फैक्ट्री लगेगी। इस बार जो क्षेत्र होगा वो होगा कन्नूर। तो बच्चों पहली कहाँ, कालीकट, दूसरी कन्नूर और तीसरी बच्चों कोचीन में लगाई जाएगी। तो बच्चों कई बार ये क्रम आपको दे दिया जाता है कि अंग्रेज़ों की जो स्टार्टिंग की 3 फैक्ट्रियाँ थी वो कौन कौन सी थी, तो आपको याद रखना है, ठीक है, कालीकट, कन्नूर और कोचीन। बच्चों आपको ये जो कन्नूर वाली फैक्ट्री है इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना और लिख देना, ये फैक्ट्री बच्चों किसके द्वारा लगाई गई थी, ये फैक्ट्री वास्को डी गामा ने लगाई थी। बेटा 1502 में वास्को डी गामा जब दोबारा भारत आया तो उसने ये फैक्ट्री लगाई। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि वास्को डी गामा ने कौन सी फैक्ट्री लगाई, तो ये फैक्ट्री लगाई गई थी कन्नूर में, ठीक है, 1502 के आसपास, ठीक है। चलिए बच्चों थोड़ा आगे चलते हैं। अब बच्चों समझिएगा, पुर्तगाली कंपनी जब भारत आ गई तो अब उन्हें लगा कि भैया हमारा यहाँ जो मतलब व्यापार है और जो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन है कंपनी का, उसको संभालने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता है। तो आप याद रखेंगे एक नाम,
ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये बच्चों पुर्तगाली कंपनी के पहले वाइसराय हैं। तो बच्चों कई बार क्वेश्चन आता है पुर्तगाली कंपनी के पहले वाइसराय कौन थे, आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अच्छा बच्चों, इनको जाना जाता है इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी, इसे बच्चों हिंदी में कई बार शांत जल की नीति भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? शांत जल की नीति। देखिए बच्चों, एग्ज़ाम में जब ये आता है तो अक्सर ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से आता है। इसका अर्थ था कि भैया पुर्तगालियों की नीति क्या होगी कि जो अरबी व्यापारी हैं, जो इजिप्ट के व्यापारी हैं या जो गुजरात के व्यापारी हैं, अगर वो अपना व्यापार शांति से कर सकते हैं तो करते रहें, हम उनके मामलों में कोई दखल नहीं देंगे। बस आपको हमसे क्या करना होगा, एक परमिट लेना होगा जिसको नाम दिया गया था कार्टेज। तो क्वेश्चन आता है बेटा, कार्टेज सिस्टम की शुरुआत किसने की? तो आपका उत्तर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत की। इसके अलावा बच्चों इसने अदन, ठीक है, औरमज या हॉर्मुज और मलक्का, इन 3 क्षेत्रों को इसने जीता। अच्छा बच्चों, जब ये क्षेत्र जीता गया तो थोड़ा सा इजिप्ट और गुजरात के जो लोग व्यापारी थे उनसे इनका झगड़ा भी हुआ। तो ऐसे में खुद को मजबूत करने के लिए इसने कुछ फोर्ट बनवाए हैं बच्चों। इनके नाम पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको याद रखना है। पहला फोर्ट है अंजादीवा, मैं बच्चों दोनों भाषाओं में लिख दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। अंजादीवा। दूसरा फोर्ट है बेटा कोचीन, ठीक है बच्चों। तीसरा जो फोर्ट है वो है कन्नूर, और बच्चों जो आखिरी और चौथा जो फोर्ट है वो है किलवा। बच्चों पिछली बार इस किलवा पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है किसी पीसीएस एग्जाम में, तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सा शुरुआती पुर्तगाली फोर्ट नहीं था या पुर्तगाली किला नहीं था। तो बच्चों ये 4 जो मतलब बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट शुरुआती 4 किले हैं पुर्तगाली कंपनी के, ठीक है। अब बच्चों इस सब को लेकर जो गुजराती और जो मतलब पुर्तगाली जो इजिप्ट के व्यापारी थे जो नाराज़ थे, उन्होंने पुर्तगाली कंपनी पर एक आक्रमण किया और 1508 में बेटा एक बैटल हुई जिसका नाम है बैटल ऑफ चौल। इस पर बच्चों कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बैटल ऑफ चौल, ठीक है। इस बैटल में बच्चों आपको याद रखना है, इस बैटल में लोरेंको डी अल्मीडा, बेटा जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का बेटा था वो मारा गया, और उसका बदला लेने के लिए अगले साल इसने दोबारा से इजिप्ट और जो गुजराती कंपनी थी उस पर आक्रमण किया और उन दोनों को हरा दिया। तो बच्चों यहाँ आपको समझना होगा कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क का जो अंतिम वर्ष था वो लड़ाई झगड़े में गया, और पुर्तगाली कंपनी को लगा कि भैया हमने तो आपको व्यापार करने भेजा है, आप तो वहाँ झगड़ा कर रहे हैं, अच्छा नहीं है, आप वापस आ जाएं। तो आपको मालूम होगा उनको वापस बुला लिया गया और पुर्तगाली कंपनी ने अपने सबसे बेहतरीन गवर्नर को या वाइसराय को भारत भेजा। बच्चों इसके नाम पर कई बार क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा नाम आपको याद रखना है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो, बच्चों मैं ठीक से नाम लिख देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, अल्फांसो डी अल्बुकर्क अल्बुकर्क। तो बच्चों समझिएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत भेजा गया 1509 में गवर्नर बनाकर, और बच्चों भारत आते ही इसने काफ़ी सारी नीतियों में परिवर्तन किया, क्योंकि ये जानता था कि भाई अगर भारत में पुर्तगाली शासन को मजबूत करना है तो पुर्तगालियों की स्थायी बस्तियों की स्थापना करनी होगी,
पुर्तगालियों को मतलब कि जो अन्य व्यापारियों से जो झगड़े हैं उसमें अपने आप को मजबूत करके आगे निकालना होगा। इसीलिए बच्चों आप देखोगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क को फाउंडर या रियल फाउंडर कहा जाता है पुर्तगीज़ पावर का, मतलब पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। तो बच्चों कई बार क्वेश्चन आ जाता है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसने बेटा कोशिश की कि किसी भी तरह से जो इंडियन ओशियन है इसकी बच्चों कोशिश थी कैसे भी करके इंडियन ओशियन पर अपना कब्जा किया जाए। इसके लिए बेटा इसने पहली नीति शुरू की कार्टेज अल्मीड़ा बेटा कार्टेज अल्मीड़ा का मतलब है कार्टेज जो व्यवस्था है इसको कहा जाता है परमिट। पुर्तगालियों के अलावा अन्य सभी कंपनियों को भारत से अगर व्यापार करना है तो उनको परमिट की आवश्यकता पड़ेगी। जिन जहाज़ों के पास परमिट होगा उन्हीं को पुर्तगाली सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी, अदरवाइज़ आपके जहाज़ों को हो सकता है कि पुर्तगाली खुद ही लूट लें। दूसरा बच्चों जो सिस्टम था ये काफिला सिस्टम था। काफिले, अगर आपके जहाज़ में कोई कीमती वस्तु जा रही है तो आपके जहाज़ की सिक्योरिटी के लिए पुर्तगाली अपने एक जहाज़ को आगे भेजेंगे, एक जहाज़ को इस तरह भेजा जाएगा, एक को आपके बाईं तरफ भेजा जाएगा, एक जहाज़ पीछे से आपकी सिक्योरिटी के लिए आएगा। तो इस प्रकार से आपके जहाज़ को पूरी तरफ से सिक्योरिटी दी जाएगी। इसके लिए आपको कुछ राशि पुर्तगालियों को देनी होगी जिसे काफिले के नाम से जाना गया। तीसरा बच्चों जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम था 1510 में इसने क्या किया, जो गोवा नाम का क्षेत्र है जो सबसे लंबे समय तक पुर्तगाली बस्ती बना रहा उसको जीता। आपको पता होगा कि गोवा जो था बेसिकली ये गोवा पार्ट था बीजापुर एम्पायर का, और उस समय गोवा के जो शासक थे इस्माइल आदिल शाह थे। इस्माइल आदिल शाह। तो आपको समझना होगा उस समय एक अच्छा गठजोड़ बनाया गया। पुर्तगालियों ने उस समय विजयनगर के जो शासक थे कृष्णदेव राय, इनके साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया और एक आक्रमण किया किस पर, बीजापुर पर, और इस अटैक में इन्होंने गोवा को जीत लिया। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई गोवा को जीतने में, ठीक है, जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है उसका साथ किसने दिया, तो आपका उत्तर होगा कृष्णदेव राय ने। और गुजरात जो गोवा है वो किससे जीता गया, तो बेटा बीजापुर के शासक से जीता गया। उस समय बीजापुर का शासक कौन था, इस्माइल आदिल शाह था। ये कई नाम हैं जो बच्चों आपको याद रखने होते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, गुजरात को जीतने, गोवा को जीतने के बाद एक अच्छा काम यहाँ पर किया गया कि गोवा में इसने सती सिस्टम को बैन कर दिया। गोवा में सती सिस्टम को बैन कर दिया गया, ये इसकी एक अच्छी नीति थी। साथ में इसने क्या किया, पुर्तगालियों से कहा कि वो भारतीय महिलाओं से विवाह करें, वो भारतीय महिलाओं से विवाह करें। अब इसके लिए उन्होंने सबसे पहले कोशिश क्या की कि जो भारतीय महिलाएं हैं, ठीक है, भारतीय महिलाओं से विवाह करने की इसने बात की, तो बेटा सती सिस्टम को रोका गया। अब जिन महिलाओं को सती सिस्टम से बचाया गया, उन महिलाओं को बेटा जो हिंदू ठेकेदार थे उस समय के, उन्होंने तो धर्म में आने नहीं दिया। तो ऐसे में उन महिलाओं को क्या किया गया है बच्चों, उन महिलाओं से जो पुर्तगाली नागरिक हैं उन्होंने विवाह कर लिया। तो ये इसके द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण काम था। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपको याद रखना है कि तंबाकू
और काजू, इन 2 चीज़ों के व्यापार को इसने बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया। ये चाहता था कि मतलब कि भई ये व्यापार बढ़ाया जाए, तो इस व्यापार को बढ़ाने में इसने काफ़ी कोशिशें की। ठीक है। अच्छा बेटा, एक चीज़ आपको और याद रखनी है, गोवा में इसी के समय में एक मिंट बनाई गई जहाँ पर सिक्कों को ढालने का काम शुरू किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद बच्चों आप देखोगे कि काफ़ी सारे काम किए गए, पुर्तगाली शक्ति का बड़ा विस्तार किया गया, कई सारे क्षेत्र जीते गए। एजुकेशन बेटा सबसे इम्पोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किस विदेशी गवर्नर ने भारतीय शिक्षा में परिवर्तन करने की कोशिश की। तो बेटा इसने एजुकेशन के लिए क्या किया, इसने कुछ नेटिव्स सोसाइटीज़ की स्थापना की, जो कि भारतीय और जो पुर्तगाली बच्चे थे, जो पुर्तगाली माता पिता, पुर्तगाली पुरुष और भारतीय महिला की संतानें थीं, ऐसे बच्चों के लिए एजुकेशन सेंटर खोले जहां पर पुर्तगाली वे में शिक्षा दी सके। इसके अलावा बेटा इसके समय में ईसाई धर्म का प्रसार बहुत अधिक मात्रा में हुआ और कई सारी चीज़ें इसके समय में की गई। तो ये आपको याद रखना है, कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों तो आगे बात करते हैं। इसके बाद बच्चों पुर्तगालियों को कोई अच्छा गवर्नर नहीं मिल पाया, लेकिन 1529 में एक और गवर्नर है जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसका नाम था बच्चों नीनो डी कुन्हा। बेटा नीनो डी कुन्हा के बारे में आपको 2 चीज़ें ज़्यादा याद रखनी है। पहली चीज़ तो इसने बेटा गोवा को पहले अपना हेड ऑफिस बनाया और बाद में बच्चों इसने गोवा को अपनी कैपिटल भी बनाया। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना बच्चों, तो बेटा क्वेश्चन आ जाएगा कि गोवा को राजधानी बनाने का काम किसने किया। तो बेटा 1530 में गोवा को राजधानी बनाया गया था नीनो डी कुन्हा के द्वारा। तो बच्चों ये क्वेश्चन कई बार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा बच्चों कन्फ्लिक्ट, इसके बेटा 2 लोगों से बड़े कन्फ्लिक्ट रहे हैं। एक से पहले मित्रता थी, बाद में कन्फ्लिक्ट हुआ। एक व्यक्ति है बेटा हुमायूं, जिससे काफ़ी झगड़ा था पुर्तगालियों का, खासकर नीनो डी कुन्हा का। और दूसरा व्यक्ति था बेसिकली गुजरात का एक शासक रहा है, शायद आपने हुमायूं के अंदर उसके बारे में पढ़ा होगा कि गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह, उससे काफ़ी झगड़ा था। लेकिन आपको पता होगा कि जब बहादुर शाह वर्सेस हुमायूं हुआ तो इन्होंने उस झगड़े में बहादुर शाह का साथ दिया। लेकिन बाद में जब बहादुर शाह से भी इनका झगड़ा हुआ तो बहादुर शाह को एक पानी के जहाज़ पे बुलाया गया और कहा गया कि उसका पाँव फिसल गया और वो पानी जहाज़ में गिर के मर गया। लेकिन वास्तविकता में ऐसा क्या हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ बहादुर शाह जो था वो पानी में गिरने से उसकी मृत्यु हो गई और इस बात की काफ़ी खुशी हुमायूं को भी हुई क्योंकि उसका एक विरोधी मारा गया। तो बच्चों नीनो डी कुन्हा के बारे में ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा बच्चों नीनो डी कुन्हा ने एक काम और किया था। 2 क्षेत्र हैं बेटा, एक तो है बेसिन, ठीक है, और एक क्षेत्र है दीव। इन 2 क्षेत्रों को इसने जीता था, तो कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं पुर्तगाली कंपनियों की जो बेसिकली नीतियां हैं वो क्या थी, पॉलिसीज। तो बच्चों पहली पॉलिसी मैंने आपको बताया कार्टाज आर्माडा। ध्यान दीजिएगा बेटा, पॉलिसीज में पहली पॉलिसी है कार्टाज आर्माडा। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या था मैंने आपको बताया था, कार्टाज मतलब वही अल्मीडा या आर्माडा। कार्टाज मतलब परमिट और आर्माडा मतलब सेफ्टी। तो जो अगर परमिट लेगा उसी को सेफ्टी मिलेगी। आपको पता होगा बच्चों मुग़ल बादशाह को, उस समय जो मुग़ल बादशाह थे अकबर, उनको भी 2 परमिट फ्री दिए जाते थे। दूसरी बेटा जो नीति थी वो थी काफिला। मैंने इसके बारे में आपको बताया ही था कि आपके जहाज़ की सेफ्टी की सिक्योरिटी के लिए ये भी एक अच्छी नीति थी। तीसरा बेटा ऑनरशिप ऑन सी। पुर्तगाली जो थे वो खुद को ओनर कहते थे सी का, तो कहते थे कि जितना भी समुद्री व्यापार है उस पर केवल उनका कब्जा होना चाहिए, उनका आधिपत्य इस पर होना चाहिए। ठीक है, किसी भी अदर जहाज़ को
ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और जो एनुमेशन है या एम्यूनेशन है, हथियार जो होते हैं, वो कैरी करने का अधिकार नहीं था। केवल काली मिर्च का और जो हथियारों का व्यापार है वो केवल पुर्तगाली ही कर सकते थे। ये आपको याद रखना है। चलिए बच्चों, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि पुर्तगाली जो कंपनी है वो इतनी कामयाब क्यों नहीं हो पाई। रीजन ऑफ फेल। पहला बेटा, धर्म में ज़्यादा रुचि। बेटा पुर्तगालियों की रुचि व्यापार से ज़्यादा धार्मिक मामलों में थी। ईसाई धर्म का प्रचार करना उनका मुख्य उद्देश्य था। तो आप देखोगे कि गोवा में उन्होंने सभी मंदिरों को तोड़ डाला, वहाँ के सभी लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो धर्म के मामले में वो कुछ ज़्यादा ही रुचि रखते थे। ठीक है, दूसरा बेटा, ब्राज़ील की तरफ जाना। बेटा पुर्तगालियों ने भारत के व्यापार को कम करके पुर्तगाल की तरफ जाना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा। पुर्तगाल की तरफ से उनका ज़्यादा व्यापार रहा। ठीक है, तो भारत के व्यापार को कम करके वो पुर्तगाल की तरफ निकल गए। बेटा भारत में उस समय आप समझ पाएंगे कि प्रतिस्पर्धा जो है वो बहुत अधिक चल रही थी। उस प्रतिस्पर्धा का सामना करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो चुका था। अंग्रेज, डच दोनों से वो हारे। इस कारण से उनको लग रहा था कि यहाँ पर, और भारतीय राजाओं से भी उनके जो संबंध थे वो इतने अच्छे नहीं थे। इस कारण से उनको लगा कि क्यों ना यहाँ से निकलकर ब्राज़ील की तरफ जाया जाए। इसके अलावा बच्चों आपको याद रखना है कि बेसिकली अल्बुकर्क के बाद में योग्य वायसराय ना होना। बेटा पुर्तगाली कंपनी में इतने अच्छे वायसराय नहीं थे, इस कारण से भी उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो बच्चों आपको इस पॉइंट को याद रखना है। तो ये सब कारण थे। इसके अलावा बच्चों बेसिकली विस्तारवादी ज़्यादा नीतियाँ उन्होंने नहीं अपनाई, ज़्यादा लड़ाई झगड़े पर उनका विश्वास नहीं था। ठीक है, और तो इस कारण से भी वो भारत से बाहर हो गए। अब बच्चों जानने की कोशिश करते हैं कि इसके रिजल्ट क्या रहे। भाई पुर्तगाली भारत में आए तो उसका परिणाम क्या हुआ, भारत को कोई लाभ हुआ या हानि हुई। सबसे पहले तो बेटा बहुत सारी चीज़ें थी जो वो भारत लेकर आए, जैसे कि बेटा काजू, आलू, पपीता, बादाम। ठीक है, और भी बच्चा बहुत सारी, मतलब शकरकंदी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो भारत वो लेकर आए थे, अलग अलग देशों से लेकर आए थे वो। इसके अलावा बेटा भारत में जो तंबाकू का व्यापार है पुर्तगालियों की देन है। भारत में बेटा जो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की पुर्तगालियों ने की, प्रिंटिंग प्रेस। इसके अलावा बच्चों आपको याद रखना है कि भारत में बेसिकली जो हिंदू लोग कर्मचारी थे उनको हाई पोस्ट पर अपॉइंट करने का जो काम था पुर्तगालियों ने किया। एक नेटिव आर्मी बनाई उन्होंने। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो क्रिश्चियन धर्म है, गोवा में एक बेटा बिल्डिंग बनाई गई जिसका नाम था इंस्टीट्यूशन ऑफ इनक्विजिशन। इसके अलावा बेटा एक पुर्तगाली संत हैं सेंट जेवियर। ये पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ भारत आए थे। मार्टिन डिसूजा के साथ भारत आए थे संत जेवियर। आप देखोगे आज भी कई सारी क्रिश्चियन संस्थाएं संत जेवियर के नाम से ही चलती हैं। आप गोवा जाओगे तो वहाँ आपको एक बड़ा चर्च भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इन्होंने भारतीयों को बताया कि नेवी की वैल्यू क्या है, अच्छी नेवी की फ़ायदे क्या होते हैं। तो बच्चों ये हमारी पहली कंपनी थी पुर्तगाली कंपनी, जिसके बारे में आज हमने चर्चा की है। अब बच्चों अगली कक्षा में हम बात करेंगे डच कंपनी के बारे में कि जो डच कंपनी है उसने कैसे शासन किया।
ब्रिटिश कंपनी के बारे में हम बात करेंगे। साथ में बेटा फ्रांसीसी कंपनी जो है, फ्रांसीसी कंपनी जो है, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर जो बच्चे आप में से इंग्लिश मीडियम के हैं तो समझिएगा, मैंने एक दूसरा चैनल बनाया है जिस पर इंग्लिश मीडियम की भी क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर आप में से किसी भी बच्चे को इंडियन आर्ट एंड कल्चर में दिक्कत है तो मेरी बुक इंडियन आर्ट एंड कल्चर अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, आप इस बुक को ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।